नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के मसले पर जानकारी देंगे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होती है। अगर किसी एक कंपनी का बाजार में वर्चस्व है तो इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है और ग्राहकों का हित मारा जाता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम या कॉम्पिटिशन एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारत में कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित की गई थी। इस अधिनियम ने एकाधिकार और अवरोधक व्यवहार अधिनियम या एमआरटीपी एक्ट 1969 का स्थान लिया और इसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई और इस अधिनियम का मकसद देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत में व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना है। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और उसे बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस कानून को लाया गया है। ये कानून बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा चलाए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। कानून में जुड़े मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो ये तो थी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो परमानंद जी, आपको मसले से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से जुड़े कानूनी मसले पर आपको अगर कोई भी कानूनी सहायता चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 और 6127 इन नंबर्स पर कॉल करके आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। तो आज के विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। परमानंद पांडे जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहूंगा जी। इस कानून को बताने से पहले। आप करनी और थोड़े और लोग, पहले के लोग इस चीज को जानते हैं जी कि पहले आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे जी। उसका नाम ही एक तरह से पहले कर दिया गया लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज। यानी आपको मिट्टी के तेल की दुकान खोलनी है तो आप जाइए, पहले उसके लिए कोटा लीजिए, पहले उसके लिए परमिट लीजिए। या आपको कोई छोटी दुकान खोलनी है तो आप जाइए, पहले परमिट लीजिए, फिर लाइसेंस लीजिए, तब जाकर के आप उस दुकान को खोलिए। और उसमें क्या होता था कि दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। दफ्तरों के चक्कर लगाने में उसमें घूसखोरी चलती थी, उसमें बेईमानी चलती थी, उसमें तमाम तरह की अनियमितताएं बरती जाती थी। उन सारी अनियमितताओं से मुक्ति पाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। ये जो है प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि जिससे ऐसा अधिनियम आए जिससे कि आपको तमाम परेशानियों से मुक्त होना पड़े। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कंज्यूमर माने उपभोक्ता का लाभ हो और दो बिजनेस शुरू करने वालों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म हो, जिससे कि उनके बिजनेस में कोई रोक टोक न हो, कोई उसमें व्यवधान उत्पन्न हो और दोनों या तीनों या चारों या पांचों या जितने भी लोग हों, सब लोग अपना बिजनेस करते रहें, अपना व्यवसाय करते रहें और उसमें कोई भी रोक टोक न हो और जिससे लाभ अंत में उपभोक्ता का हो। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं रहती है, मान लीजिए अगर ये स्थिति नहीं रहती है, तो एक व्यक्ति के हाथ में उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसके लिए छटपटाता रहेगा और फिर तमाम तरह के वो इलीगल काम करेगा, अवैध काम करेगा। उस अवैध काम में ये स्थिति ये होगी कि न तो उपभोक्ता का कोई लाभ हो पाएगा और न तो व्यापार का बढ़ोतरी हो पाएगी। व्यापार भी नहीं बढ़ पाएगा, उसकी स्टंटेड ग्रोथ जिसको कहते हैं कि ऐसी स्थिति बन जाएगी कि व्यापार भी बहुत नीचे स्थिति पर आ जाएगा और उपभोक्ता का तो नुकसान होगा ही होगा।
इसीलिए ये कंपटीशन कमीशन एक्ट बनाया गया, जिसको कि जनता इससे लाभ ले सके, उपभोक्ता उससे लाभ ले सके, आम उपभोक्ता उससे सही फायदा पा सके। जी परमानंद जी, एमआरटीपी एक्ट की बात करें तो ये क्या था और इसे रद्द क्यों किया गया? अच्छा, देखिए, एमआरटीपी एक्ट, इसको अंग्रेजी में ये जो शब्द है इसका पूरा फॉर्म होता है, फुल फॉर्म जिसको कहते हैं जी। ये एक तरह से रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है, मोनोपोलीज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अब आप देखिए, मोनोपोलीज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, पहले आप इस चीज को पहले समझ लीजिए कि क्या है। मोनोपोलाइज कुछ लोग कर लेते हैं, माने हमारा एक बिजनेस शुरू हुआ है तो हम इस बिजनेस पर किसी को आने ही नहीं देंगे, कोई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यहाँ होने ही नहीं पाएगी। हम तमाम सारी चीजों को खरीद लेंगे और सारी चीजों को अपने पास कब्जे में कर लेंगे, हमारी मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा। और इस एकाधिकार में हम कई बार क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड हो जाएगा और हमारे तक ही सीमित रहेगा वह। तो आप देखते होंगे कई बार बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डर होते थे, वो छोटे छोटे बिल्डर को आप उपजने ही नहीं देते थे, वो कहीं आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। या बड़ी बड़ी कंपनियों वाले वो छोटी जो जैसे जूते की दुकान की या कोई भी बड़ी कंपनी हुई तो वो अपना जूता बनाने लगती थी या अपने कपड़े बनाने लगते थे और दूसरे कपड़े की मिलें होती थी, दूसरे जूते की दुकानें होती थी, दूसरे चप्पल की दुकानें होती थी या कई चीजें होती थी, उनका बेचारों का नामो निशान मिट जाता था और वो कुछ नहीं करते थे, अपने ऊपर कब्जा कर लेते थे। तो यह एकाधिकार कानून था जिसको मोनोपोली ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है। वो उस एकाधिकार को खत्म करने के लिए हुआ था, लेकिन उस एकाधिकार को खत्म करने के ही इस दौरान ही ऐसी स्थिति आ गई कि फिर लाइसेंस कोटा राज दिया जाने लगा। तो एक कहते हैं कि आप एक जगह से गिरे तो दूसरी जगह अटक गए जी। आप समझिए कि खजूर से टपके तो कुएं में आके गिर पड़े, ऐसी स्थिति आ गई थी। इससे निजात पाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए ही ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लाया गया, जिससे कि हम मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड एक्ट से आप मुक्ति पाएं और उस मुक्ति पाने से ये स्थिति हो कि हम एक अच्छे स्वस्थ वातावरण को जन्म दे सकें, जिसमें कि आम जनता के लाभ के साथ साथ व्यापार भी पूरी तरह से बढ़े जी। यही इसी नाते इसको खत्म किया गया और इसी नाते इसको ले आया गया। जी बिल्कुल। परमानंद जी, अनफेयर कंपटीशन का मतलब क्या होता है? साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है और इसकी भूमिका क्या होती है? देखिए, अनफेयर कंपटीशन तो यही हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ चीज शुरू किया जी, और इन पर मेरे पास इतनी पूंजी है कि मैं दूसरे कम पूंजी वाले को आगे बढ़ने नहीं दूं जी। तो मैं उसका क्या करूंगा कि ऐसी स्थिति में उसके साथ एक ऐसा विज्ञापन देना शुरू करूंगा, धोखाधड़ी वाला विज्ञापन, या ऐसे लोगों को ललचाने वाला विज्ञापन दूंगा कि वो बेचारा किसी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। तो ये अनफेयर कंपटीशन हुआ, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई। उस ट्रेड प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए ही ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का इजाद हुई, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका इनैक्टमेंट हुआ, इसको लागू किया गया। तो ये मेन चीज ये होती है कि आप इनैक्टमेंट करते हैं तो इनैक्टमेंट के पीछे कुछ चीजों को सोचना पड़ता है। अब सोचने के पीछे क्या है कि हमारे सबसे जरूरी चीज है कि आप देखिए कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर काम होने लगा कि हमारे सबको मौलिक अधिकार है कि हम जो चाहें, कॉलिंग हमारी जो ये संविधान की धारा 19 के अंतर्गत ये दिया है कि आप जो चाहें अपना व्यापार, जिस ढंग का व्यापार करना शुरू करना चाहे, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन रोक क्या नहीं सकता है, रोक के ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको काम शुरू करने के पहले ही इतना बड़ा व्यवधान उत्पन्न कर दिया जाता है कि कोई ऐसा विज्ञापन देने शुरू कर देगा कि जनता उसके बारे में सोचने लगेगी ये तो बहुत अच्छा है। अब आप कोई भी मान लीजिए एक फेयर एंड लवली जैसे नाम एक दे रहा हूं मैं, छोटी सी बात है, ऐसे ढंग का कोई कह देगा कि अरे आपको हम 4 दिन में काले से गोरा बना देंगे। तो अब हम काले से गोरा बनने के लिए इस देश में एक ऐसी प्रवृत्ति है लोगों को कि काले से गोरा बनने की प्रवृत्ति हो गई है। अब उसमें कितना धोखाधड़ी होती है, कितना कुछ होता है, इस चीज को रोकने के लिए ही ये कहा गया है कि कंपटीशन तो हो, प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए जो धोखे की दीवार पर खड़ी हो, धोखे की नींव पर खड़ी की गई प्रतिस्पर्धा हो। जी परमानंद जी, बात कंपटीशन एक्ट की कर रहे हैं तो
कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत समझौता या एग्रीमेंट क्या होता है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, समझौता, ये बात ठीक कर रहे हैं कि समझौता, उसमें कंपटीशन एक्ट के तहत समझौता, तो आप ठीक है, दो कंपनियों के बीच में अगर समझौता होता है जी। तो उस कंपनियों के बीच में समझौता होता है, तो वह समझौता एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी हो जाता है। समझौते में मान लीजिए उनके इस ढंग का एक आ गया कि अनफेयर समझौता हुआ जी। एक अनफेयर समझौता हुआ। अगर समझौता फेयर है कि हम और करेंगे, हमारा काम ये होगा कि हम आपको इस चीज को देंगे, आप हमारे लिए सप्लाई करेंगे, हम आपके लिए उत्पादन करेंगे, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट को आप देखेंगे कि हमने कोई कंपनी शुरू की है, आप इसके बीच सब्सिडीज की चीज को आप देखेंगे और सब्सिडीज में मेन उत्पादन हमारा मान लीजिए हो जाएगा। तो अगर इस ढंग का अगर होता है, आपूर्ति, उत्पादन और वितरण, इन तीनों चीजों को लेकर के अगर 3, 2, 4, 4, 6 या 10 कंपनियों के बीच में एक समझौता होता है कि आप इस दिशा में काम करेंगे, मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा, तो यह कोई गलत समझौता नहीं हुआ है। इस समझौते को प्रोत्साहित करने की जरूरत है और ऐसा प्रोत्साहन जो होता है बिजनेस को, व्यापार को, प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा देता है और उस प्रतिस्पर्धा से लोगों का फायदा होता है। इसीलिए इसको फेयर एग्रीमेंट कहते हैं और कई बार अनफेयर एग्रीमेंट भी हो जाते हैं। तो अनफेयर एग्रीमेंट को रोकने के लिए ही एक कंपटीशन कमीशन का ध्यान रखा गया है कि ऐसा देखिए कि आप कहीं पर भी अनफेयर एग्रीमेंट न होने पाए, एग्रीमेंट हो लेकिन वो फेयर एग्रीमेंट हो। अगर इस चीज को देखेंगे तभी जाकर के ठीक से व्यापार बढ़ेगा, वो समुन्नत होगा, उसका विकास होगा, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। परमानंद जी, अभी आपने कहा कि अच्छा अग्रीमेंट भी होता है और बुरा अग्रीमेंट भी होता है, तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है, बुरे में इसके परिभाषित किया जाएगा? जी, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अगर होता है तो वो बुरा एग्रीमेंट माना जाएगा। जी। क्यों? कि मान लीजिए हमने एक एग्रीमेंट किया कि जैसे मान लीजिए मैं सीमेंट बेच रहा हूँ, एक उदाहरण दिया है, मैं सीमेंट का व्यापारी नहीं हूँ कोई, जी। लेकिन मान लीजिए सीमेंट बेच रहा हूँ, तो उसमें सीमेंट की 5-6 कंपनियां, 10 कंपनियां हो गई और वो कंपनी ने, दोनों ने समझौता कर लिया कि देखिए आप इस एरिया में नहीं आएंगे, इस क्षेत्र में मैं ही बेचूंगा और मैं आपके क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, आप जितना दाम रखना चाहें उतना दाम रखिए, जितना आपको कमीशन देना हो कमीशन। यह एग्रीमेंट जो हुआ है ये अनफेयर एग्रीमेंट हुआ है। क्योंकि हमारे 10 कंपनियों ने, 5 कंपनियों ने मिल करके कह दिया कि आप गुजरात में जाएंगे, आप बिहार में जाएंगे, आप उड़ीसा में रहेंगे, मैं छत्तीसगढ़ में रहूंगा, ये उत्तर प्रदेश में रहेंगे, यहाँ पर हमारा अपना एक स्वामित्व बना रहेगा, हम इस पर एक छत्र राज्य करेंगे और यहाँ कोई नहीं आएगा। इस तरह का कंपटीशन अगर हो रहा है तो कंपटीशन में सबको आने दीजिए आप। अगर हमारा माल अच्छा रहेगा तो हम तो खरीदने वाले मिल जाएंगे, हमारा माल सस्ता होगा तो ठीक होगा, हमारा माल खराब होगा तो लोग नहीं आएंगे। लेकिन इन सारी चीजों को छोड़ करके वो लोग ऐसा कंपटीशन कर लेते हैं, इस ढंग से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि उसमें उनका तो फायदा हो जाता है, लेकिन आम ग्राहक का, आम उपभोक्ता का कोई लाभ नहीं उससे होने पाता है। जी परमानंद जी, अच्छा अग्रीमेंट, बुरा एग्रीमेंट हमने जान लिया। जानना चाहेंगे आपसे कि कार्टेल क्या होते हैं, ये क्या टर्म है कार्टेल? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कार्टेल का मतलब ये है कि कई कंपनियों का या कई लोगों का, कई जन का एक अपना वो बना लेते हैं ग्रुप। जी। जो ग्रुप बना लिया गया उसको कहते हैं कार्टेल। जैसे आपने एक मान लीजिए कि आपका कोई कुछ डेवलपर्स हैं, कुछ बिल्डर्स हैं, कुछ बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना एक कार्टेल बना लिया कि देखो आप यहाँ बुकिंग करोगे, हम यहाँ बुकिंग करेंगे और हम दोनों मिलकर के, सारे लोग मिलकर के इस ढंग का अपना बिजनेस फैलाएंगे। तो मान लीजिए वो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, आप किस क्षेत्र में हैं, किस क्षेत्र में कहाँ है, वो उन्होंने कार्टेलाइजेशन कर दिया कि हमारा कार्टेलाइजेशन ये हो गया कि कार्टेल हमने बनाया, 5-6 लोग एक तरह का समानधर्मी लोग हैं, हमने बना लिया है और इस ढंग से हम अपना काम करते रहेंगे कि आप इस क्षेत्र में काम करेंगे, हम इस क्षेत्र में काम करेंगे और हम लोग मिल करके अपना। कई बार इसमें भी होता है कि कार्टेल बनाना कई बार अच्छा भी होता है और कार्टेल बनाना कई बार खराब भी होता है। कार्टेल बनाने से अगर कंपटीशन बढ़ रहा है,
कई क्षेत्रों में अगर मान लीजिए उपभोक्ता को लाभ हो रहा है तो वो कार्टेलाइजेशन कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर उस कार्टेलाइजेशन के कारण एक बिल्डर दूसरे बिल्डर को नीचा दिखा रहा हो या नीचे ले जा रहा हो, खराब कर रहा हो, या कई बार वही जैसे हमने सीमेंट का उदाहरण दिया कि अगर वो कार्टेल बना लेते हैं, उस कार्टेल में ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं रह जाता। हाँ। हम विकल्पहीन हो जाते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता, हम उसी के पास जाएंगे। तो जब हम विकल्पहीन की स्थिति में आ जाएंगे तो हम लाभान्वित कैसे होंगे? हम लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। हमारे लाभ के लिए जरूरी है कि एक तरह के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वाली भावना हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियां विकसित हों, और अगर वो विकसित नहीं होंगी तो उस कार्टेलाइजेशन से भी नुकसान होगा। कई बार उस कार्टेलाइजेशन से फायदा भी होता है कि चलिए उस क्षेत्र में उन्होंने विकास किया, इस क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं, और इससे आम जनता को लाभ होना चाहिए। लेकिन ये कार्टेलाइजेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसी को कोई नुकसान न होने पाए, कंपनियां भी बढ़े और आम जनता का भी विकास हो, आम जनता को भी लाभ मिले, तभी जाकर के इस कार्टेलाइजेशन का विकास अच्छा माना जाएगा। अन्यथा कार्टेलाइजेशन भी अपने आप में एक खराब चीज है। कार्टेल बनाना भी गलत है, क्योंकि कार्टेल बनाने से कई बार कंपनियों को तो लाभ होता है, व्यापारियों को लाभ हो जाता है, लेकिन आम जनता को लाभ नहीं मिलता जी। परमानंद जी, डोमिनेंट पोजीशन या प्रभुत्व वाली स्थिति क्या होती है? अब जैसे कि डोमिनेंट शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि जो स्थिति होगी वो काफी गंभीर होगी, एक दूसरे पर भारी पड़ने वाली होगी। तो इसी में अगर डोमिनेंट पोजीशन के गलत इस्तेमाल की बात की जाए तो वो क्या होगा? आपने सत्य बात कही कि डोमिनेंट माने प्रभुत्व की बात। अगर डोमिनेंट होगा, मान लीजिए किसी का एक डोमिनेंट पोजीशन पर रहेगा और प्रभुत्व बना रहेगा, तो दूसरे जो कम लोग रहेंगे, कम प्रभाव जिनका रहेगा, हाँ। जिनका कम प्रभाव लोग रहेंगे, वो दबा दिए जाएंगे। जब दबा दिए जाएंगे तो प्रतिस्पर्धा कहाँ हो पाएगी? प्रतिस्पर्धा तो ठीक नहीं हो पाएगी। तो ये डोमिनेंट पोजीशन में कई बार जब स्थिति आती है कि प्रभुत्व वाली स्थिति बनी रहती है, तो वह उसको रोकने के लिए ये देखने पड़ता है, कंपटीशन कमीशन का जो अभिप्राय है कि वो इस चीज को देखे कि उस डोमिनेंट की पोजीशन का कोई तरह से गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। गलत इस्तेमाल क्या है? जब आपने शुरू में ही जैसे ठीक आपने बताया कि एक प्रभुत्व की स्थिति रहेगी, लेकिन प्रभुत्व में इतना ना दबा दिया जाए कुचलने की स्थिति आ जाए। प्रभुत्व तो ठीक है, लेकिन कुचल देने के लिए स्थिति न हो, दबा देने की स्थिति न हो, हमारा शोषण करने की स्थिति न आ जाए, हमारा दमन करने की स्थिति न आ जाए। ये दमन को रोकने के लिए, शोषण को रोकने के लिए इस प्रभुत्व को खत्म किया जाना चाहिए, और प्रभुत्व को खत्म करने के देखरेख के लिए ही कंपटीशन कमीशन इस पर ध्यान देता है, और तभी जाकर के हम आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जी परमानंद जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किन कारकों को ध्यान में रखता है जब वो किसी कंपनी की प्रभुत्व यानी कि डोमिनेंट वाली स्थिति की जांच करता है? तो देखिए, इसके लिए तो आपको शिकायत आनी पड़ेगी ना, इस चीज को देखना पड़ेगा। कंपटीशन कमीशन का तात्पर्य ये है कि ओवर स्टेप को कोई आदमी शिकायत करेगा कि इनके प्रभुत्व के कारण हमारी स्थिति खराब होती जा रही है, फिर उस पर कंपटीशन कमीशन जो है उसको जांच करता है। कंपटीशन कमीशन में एक चेयरमैन होता है, वो आमतौर पर आजकल तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को रखते हैं, और 6 और सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में उनकी इतनी क्वालिफिकेशन होती है कि या तो वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं या उनकी ऐसी काबिलियत रखते हैं, और दो उससे सदस्य रखे जाते हैं उन 4 में से 6 में से कि वो बहुत ऊंची पोजीशन पर रखते हैं, सरकारी अधिकारी बनने जाते हैं, और उनका एक्सपर्टाइज होता है। वो इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास कोई अगर शिकायत आई है कि डोमिनेंट पोजीशन में जो कंपनी है वो उस कंपनी के कारण हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, इस चीज की वो जांच करते हैं। अगर प्रथम दृष्टया प्रमाथाई जिसको कहते हैं, प्रथम दृष्टया उनको ये लगे कि नहीं, इस डोमिनेंट पोजीशन से दूसरी कंपनियों का नुकसान हो रहा है, दूसरी कंपनियों को बहुत ही घाटे में रहना पड़ रहा है, तो वो उसकी जांच करके उस पर रिपोर्ट बनाते हैं, और उस पर दोनों पार्टीज को बुलाते हैं, जो शिकायत करता होता है और जिस कंपनी के खिलाफ इस ढंग की जांच हुई है उसको भी बुलाया जाता है कि आप आइए और अपने पक्ष को आप हमारे सामने रखिए। जब वो देखते हैं तो उस चीज को वो दूर करने के लिए पूरी तरह से अपना सुझाव देते हैं, और वो सुझाव मान्य होता है कि अगर आप इस सुझाव को नहीं मानते हैं तो आपको दंड देना पड़ेगा। उनको ये कंपटीशन कमीशन को अधिकार भी है कि वो दंड लगाएं,
पीनल पावर उनके पास भी है, तो वो पेनल्टी लगाने का अधिकार है और वो लगा करके उसको खत्म करते हैं। लेकिन परमानंद जी, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी जानकारी कौन देता है कि जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम है उसका जो अग्रीमेंट बना है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जानकारी वहां तक कैसे पहुंचती है? ये सामान्य लोगों, हर व्यक्ति के मन में ये सवाल उठ सकता है। हाँ। ये हर व्यक्ति के मन में उठा सकते हैं सवाल कि आखिर उनके पास जानकारी होगी कैसे। मान लीजिए अगर कुछ हो रहा है कोई डोमिनेंट पोजीशन का, या मान लीजिए अनफेयर एग्रीमेंट हुआ है, तो कैसे, या अच्छे ढंग से कहीं से स्वस्थ विकास नहीं हो पा रहा है, तो कौन सी जानकारी। वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो कंपटीशन कमीशन तक ये बात को ले जाए और बताए कि उसकी जानकारी आपको देने का अधिकार हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति को, उपभोक्ता हो, चाहे वो कंपनी का छोटी से छोटी कंपनी का मालिक हो या छोटी से छोटी कंपनी में कार्यरत व्यक्ति हो, उसको सबको अधिकार है कि वो ले जाए। सामान्य तौर पर आम उपभोक्ता जब तक बहुत पुरानी की स्थिति न आए तब तक वो शिकायत नहीं करता है। इसी नाते कंपनियां ही, छोटी कंपनियां या बड़ी कंपनियां एक दूसरे के खिलाफ इस चीज को करती हैं। उनके सामने कई बार ऐसा भी है ना कि देखिए, कंपनियों में भी हम ऊपरी तौर पर बहुत सारी चीजें साफ देखते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी बहुत विकार है। उनके यहाँ भी ऐसी स्थिति है कि वो एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करना, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बात करना। तो ऐसा है कि एक दूसरे की शिकायत के आधार पर तुरंत का तुरंत अगर जांच शुरू हो जाए तो इसका कोई अंत नहीं होगा, अनएंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसी नाते उसको ये देखना पड़ता है कि हम क्या करें, और उसका आप प्रथम दृष्टया इस चीज को देखना पड़ता है कि इसकी शिकायत में कोई दम है या नहीं है। दम नहीं है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उसकी शिकायत में कोई दम दिखाई देता है तो उस जांच को आगे बढ़ाते हैं, और उस जांच के आगे बढ़ाने के बाद वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उस चीज पर कोई अपनी सलाह देता है, और सलाह को सरकार को मानना पड़ता है, और सरकार मान करके उस चीज को लागू कराती है। इस चीज को ये देखना पड़ता है। जी परमानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में विशेष चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।